जब बुनियादी सेवाओं एवं आवश्यकताओं का उपलब्ध न हो पाना ही गरीबी है। गरीबी उस स्थिति का सूचक है जहां पर व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में वो उसे निरंतर अभावग्रस्त जीना पड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा जब भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, आप सिंपल सोच सकते हैं, जब कोई व्यक्ति को बुनियादी आवश्यकता पूर्ति नहीं होता है तो वो गरीब है। ठीक है, उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। या जो व्यक्ति अभावग्रस्त जीवन जी रहा है उसको हम क्या क्या चीज, आवाज नहीं जा रहा है? गाना वाना मत सुनाइए, अभी पढ़ लीजिए थोड़ा, उसके बाद गाना गाते रहिएगा पूरा दिन। ठीक है, बुनियादी सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध न हो पाना ही गरीबी है। गरीबी को मुख्यतः हम जो है दो प्रकार से बांटते हैं कि किस प्रकार से गरीबी निकाला जाता है। ठीक है, तो एक है आपका सापेक्ष गरीबी, दूसरा है आपका निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, भारत में किस प्रकार की गरीबी, या विकसित देश जैसे अमेरिका है वहां पे किस प्रकार की गरीबी है। तो यहाँ पर देखिए गरीबी जो है मेन रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। बुनियादी आवश्यकता में हम आपको बता दिए थे, बुनियादी आवश्यकता जैसे आपका हो गया भोजन, ठीक है, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, शिक्षा, पीने योग्य जल। ठीक है, इसीलिए सरकार ने अभी हर घर तक नल पहुंचाने का काम किया। फिर बिजली, ये सब जो बुनियादी आवश्यकता है, बिजली, ठीक है, ये सब आपका क्या कहलाता है? बुनियादी नीड। ठीक है, अगर ये अभी वर्तमान में अगर आपको पूर्ति नहीं हो पा रहा है ठीक ढंग से तो आप गरीब हैं। तो समय के अनुसार जो है ये भी बदलते रहता है, अभी आगे बताएंगे किस प्रकार से बदला है और आकलन की विधि किस प्रकार से बदली है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि गरीबी जो है मेन रूप से गरीबी को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, गरीबी को मेन रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है आपका सापेक्ष गरीबी। ठीक है, सापेक्ष गरीबी। ठीक है, दूसरा होता है निरपेक्ष गरीबी। अब देखिए सापेक्ष गरीबी में क्या होता है कि सबसे पहले निरपेक्ष समझिए, आपके देश में कौन सी गरीबी है, तो निरपेक्ष गरीबी है। भारत में किस प्रकार की गरीबी है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा, बहुत बीबीआई ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकता है, ऐसे मेंस राइटिंग में तो लिखना ही है। भारत की गरीबी निरपेक्ष प्रकार की गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी किसको कहते हैं? देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक लाइन बनाया जाएगा गरीबी रेखा, जो मिनिमम उपयोगिता है, यानी उससे कम अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो वो जो डेली नीड की वस्तुएं हैं, बुनियादी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो उसके लिए जो है कई बार जो है कैलोरी को भी माना गया है मापक, कि अगर कोई व्यक्ति को 2200 कैलोरी या 2100 कैलोरी से कम भोजन मिलता है तो वो जो है गरीब कहलाता है। ठीक है, तो वो कोई भी मापदंड हो सकता है, या मंथली आय के आधार पर। इसे भारत में क्या होता है, आय व्यय के आधार पर ही जो है जितने भी आपके इनकम होते हैं, ठीक है, आय के आधार पर दो प्रकार से गरीबी का जो है निर्धारण, जो पॉवर्टी लाइन होता है, गरीबी रेखा जिसको आप बोलते हैं बीपीएल, अभी भी आप बीपीएल बार बार चर्चा करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वैसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा क्या है, एक मानक है जो कि स्टैंडर्ड कह सकते हैं इसको, जो है अलग अलग देश जो है अपने अपने हिसाब से तय करता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो 10,000 जैसे इंडिया में जो कमा रहा है, ठीक है, या 5,000 जो कमा रहा है इंडिया, वो आपका 5,000 से प्लस वाला जो है गरीब नहीं है। ठीक है, 5,000 से कम वाला क्या है, चाहे वो 4,999 रुपया भी कमा रहा होगा, क्या होगा, गरीब ही कहलाएगा। ठीक है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन, चूंकि 5,000 फिक्स कर दिया गया कि जो 5,000 रुपया से कम कमाया वो गरीब है, और उससे जो ज्यादा कमा रहा है, चाहे कोई 5,001 भी कमाएगा वो भी अमीर हो जाए, मतलब गरीबी रेखा में नहीं आएगा, और जो 4,999 भी कमा रहा है वो भी गरीब कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है स्टैंडर्ड मानक बना दिया जाता है, उससे कम जिनका आय होता है उसको हम गरीब बोलते हैं। तो भारत में जो है गरीबी का निर्धारण, या पूरे विश्व में भी कहिएगा, दो प्रकार से होता है, एक आय के आधार पर और दूसरा उपभोग व्यय के आधार पर, जो भी आप खर्च करते हैं,
उपभोग व्यय खर्च करते हैं, जो भी उपयोग करते हैं, भोजन में करते हैं, वस्त्र में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, उसके आधार पे आपका ये जो है पॉवर्टी लाइन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चर्चा करें थे सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो जब एक पॉवर्टी लाइन बना दिया जाता है, गरीबी रेखा, और उसके नीचे जितने भी व्यक्ति हैं सबको गरीब मान लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी में क्या होगा कि एक पॉवर्टी लाइन बनाया जाएगा, एक स्टैंडर्ड मानक। ठीक है, और उसके नीचे जो भी लोग आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, गरीब। ये हो सकता है 5,000 रुपया हो, 4,000 रुपया, जो भी हो। ठीक है, आगे बताएंगे कि भारत में कितना रुपया से कम कमा रहे हैं तो वो गरीब। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गरीब का है, चाहे वो 4,999 ही क्यों ना कमा रहा, अगर 5,000 मानक है तो वो गरीब कहलाएगा। तो वैसे गरीबी निर्धारण को हम बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग हैं, 100, 1000, 2000 जो भी आएंगे सब जो है इसमें गरीब ही कहलाएंगे। लेकिन जो भी विकसित देश है वहां पे सापेक्ष गरीबी निर्धारण होता है। उसमें क्या होगा कि हर एक व्यक्ति का है, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 रुपया अगर मानक है यहाँ पर, ठीक है, 10 रुपया स्टैंडर्ड मान लिया गया या 1,000 मानते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर 5,000 कमाया, सॉरी 500, कोई व्यक्ति 200 रुपया कमाया, कोई व्यक्ति जो है 900 रुपया कमाया। ठीक है, अगर 1,000 मानक है, कोई व्यक्ति 900 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 500 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 200 कमा रहा है, अगर मान लीजिए डेली या मंथली जो भी हो, और मानक कुछ भी सेट हो सकता है, मंथली हो सकता है, डेली बेस पे हो सकता है, या ईयरली हो सकता है। ठीक है, तो 900 वाला भी गरीब है, तो सरकार क्या करेगी कि सबके लिए योजना लाएगी। तो 900 वाले के लिए कुछ कम योजना देगी विकसित देश में, 500 वाले को उससे ज्यादा देगी, और 200 वाले को उससे भी ज्यादा देगी। यानी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके बीच में अंतर कितना, वो भी देखती है। कि अगर कोई व्यक्ति 1,000 से कम कमा रहा है, गरीब है, तो कोई व्यक्ति 900 कमा रहा है, ठीक है, तो 900 वाले को वो जो है कम सुविधा देगी। हो सकता है इसको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी दे देगी, हो सकता है इसको आवास नहीं देगी, ठीक है, या रेसिडेंस का जो भी हो जैसे भारत में दिया जाता है तो वो नहीं देगी, शौचालय योजना नहीं देगी 900 वाले। 500 वाले को क्या हो सकता है, क्या जो शौचालय देगी आवास नहीं देगी। हो सकता है 200 वाले को शौचालय आवास सब योजना देते जो एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है, यानी गरीबों के बीच में अंतर देखा जाता है। ठीक है, कि कितना अंतर है, गरीब तो है लेकिन गरीबों के बीच में अंतर कितना है, इसका भी निर्धारण किया जाता है। उस गरीबी को हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो ये अंतर है, मेन रूप से आपको याद रखना है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। जनरल कंपटीशन वालों के लिए महत्वपूर्ण यही है यहाँ से कि आप याद रखिएगा, भारत में जो गरीबी है वो निरपेक्ष प्रकार की गरीबी है। और वहाँ भारत में क्या होता है कि एक मानक लाइन तैयार किया जाता है और उसके नीचे के सभी व्यक्तियों को, हाँ चलिए अंजुम अख्तर पूछिए क्या पूछना है। अंजुम बोलिए, हैंड रेज किए, कुछ पूछना है। यस सर। हाँ पूछिए। पूछिए पूछिए, आवाज नहीं आ रहा। सर रिपीट कर दो आप एक बार फिर से। हाँ फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए जितने भी विकसित देश हैं वहाँ सापेक्ष गरीबी निर्धारण होता है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी के तहत उसको मापा जाता है। सापेक्ष गरीबी में हमने बताया कि गरीबों के बीच में अंतर वहाँ डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए एक गरीबी लाइन है 1,000 रुपया, अगर मान लीजिए हम मान लिए, और उसके नीचे के सभी व्यक्ति गरीब है। भारत में क्या होगा, अगर 500 व्यक्ति उसके के नीचे तो सब गरीब हो गए। ठीक है, और सबके लिए एक ही योजना आएगा। अगर शौचालय योजना आएगा तो सबको मिलेगा, आवास योजना है तो सबको मिलेगा, इस तरीका से सबको मिला। लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या होगा, जो विकसित देश हैं वहां पर क्या होगा कि उसका डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। जैसे कोई 1,000 के नीचे वाले सब गरीब हैं तो कोई व्यक्ति 999 भी कमा रहे होंगे, कोई व्यक्ति 800 भी कमा रहे होंगे, कोई व्यक्ति जो है एकदम 100 रुपया भी कमा रहे हैं। अंतर तो है, क्योंकि ये 100 ही कमा रहे हैं, ये 999 कमा रहे हैं। तो ये जो 999 वाले व्यक्ति होंगे उनको कम देगा। मतलब अगर हो सकता है जैसे आवास है, शौचालय योजना है या स्वास्थ्य है, हो सकता है इसको उतना योजना इसको नहीं दिया जाएगा, इसको कुछ कम योजना का लाभ दिया जाएगा। गरीब है लेकिन उतना गरीब नहीं है, तो वहां डिफ्रेंशिएट करके दिया जाता है जो आर्थिक लाभ। इसलिए वहां पे समानता जो है
ज्यादा होता है, लेकिन आपके देश में क्या असमानता ज्यादा है। क्योंकि गरीब में भी कोई 100 रुपया अगर मान लीजिए कमा रहा है तो उसको भी हम शौचालय ही दिए, आवास ही दिए, और जो 999 भी कमा रहा है उसको भी हम शौचालय आवास दे दिए। तो ये डिफ्रेंशिएट जो है ये सब दिन के लिए उतना ही रह गया ना। तो गरीब आदमी जो है आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है, और 999 वाला जो है भी और आगे बढ़ गया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है समानता लाना मुश्किल हो जाता है इस केस में, निरपेक्ष गरीबी में। सभी व्यक्ति जो है सब दिन असमान रूप से ही रह जाते हैं, आर्थिक रूप से असमान रह जाते हैं। लेकिन जब आपका सापेक्ष गरीबी निकाला जाएगा तो उसमें जो है समानता आ जाती है। तो ये यहाँ पे मेन रूप से अंतर है। सापेक्ष गरीबी में जो भी गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, तो उसमें उसके अंतर को रखा जाता है कि कितना का अंतर है। और निरपेक्ष गरीबी में डायरेक्ट एक पॉवर्टी लाइन बना दिया जाएगा और उसके नीचे जितने भी लोग हैं, चाहे अगर मान लीजिए 1000 को बनाया तो 999 वाले, चाहे 100 रुपया कमा रहे, सबको उतना ही योजना दे, ठीक है, सेम योजना। तो जिससे कि क्या होता है कि समानता नहीं आ पाती। आगे बढ़े, आप लोग कहिएगा तो आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए। चलिए, अब देखिए गरीबी को आकलन के कई भी मतलब अभी तक जो भी कमिटियां बनी है, जैसे कई बार पूछ देगा कि लकड़वाला कमेटी क्या चीज से संबंधित है, पूछ देगा तेंदुलकर कमेटी क्या चीज से संबंधित है, और आप मार के आ जाइए क्रिकेट से संबंधित नहीं। तो यही चीज का जब जानकारी नहीं रहेगा तो आप गलत सलत बना करके वहां पे आ जाइएगा और कहिएगा पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। बशर्ते क्या होता है कि आपको सिलेबस पता ही नहीं रहता है, मैक्सिमम टीचर को ही पता नहीं रहता है पढ़ाना क्या है। अगर आपको तरीका पता चल जाएगा ना तो कंपटीशन आप 6 महीना काफी है, 6 मंथ में निकाल लीजिएगा। सिर्फ ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, और यही स्टूडेंट को पता करने में 2-4-5 साल लग जाता है। और जैसे कोई टीचर से या अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनको ये कमी जो है 2-4-5 साल का वो बच जाता है। क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखिएगा तो जिंदगी लग जाएगा, अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखिएगा तो आप जल्दी उस चीज को कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर कि आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, और जो चीज आपको बता रहे हैं ये मत सोचिएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल कंपटीशन में अनइम्पोर्टेंट कुछ होता ही नहीं, ठीक है। जो जो टॉपिक से पूछा जाता है तो उसके अंदर हर एक चीज से पूछा जा सकता है। गरीबी में पूछ सकता है, कमिटी से पूछ सकता है, भारत में गरीबी रेखा कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं ये पूछ सकता है, भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गरीब है, कौन सा ज्यादा सबसे अमीर है। तो ये सब क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक को अच्छे से आप लोग सुनिए, सिर्फ उसी में आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो एक अंतर तो समझ गए, सापेक्ष गरीबी किसको कहते हैं और निरपेक्ष गरीबी किसको कहते हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि आकलन, ठीक है, आकलन की विधियां, गरीबी आकलन कैसे किया जाता है, आकलन की विधियां, ठीक है। देखिए गरीबी निर्धारण करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। इस कारण से इसको आकलन के लिए कई विधियां बनी, अभी तक लगभग 5 कमेटी जो है बन चुकी है, समिति, ठीक है। और उनका जो है काम हुआ है कि गरीबी निर्धारण कैसे किया जाए उसके बारे में रिसर्च करना, उसको जो है बताना, ठीक है। तो आकलन की विधियां, अब देखिए सिंपल सा बात देखिए, अगर कोई बिहार में 10,000 रुपया कमाता है मंथली, ठीक है, तो वो गरीब नहीं होगा, मतलब ठीक होगा, गरीबी रेखा से ऊपर होगा। 10,000 का महीना अगर कोई परिवार का लोग कमा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। लेकिन अगर आप चले जाइए दिल्ली या मुंबई में, अगर आप मुंबई में 10,000 कमा रहे हैं तो क्या आप गरीब रहेंगे कि गरीबी रेखा से ऊपर रहेंगे? सिंपल सी बात है, वहां 10,000 में आपको कुछ नहीं होगा, यानी रूम रेंट भी आपका 10,000 में नहीं निकलेगा। तो आप वहां के लिए क्या हो जाइएगा, अगर आप 10,000 कमाइएगा तो वहां के लिए गरीब हो जाइएगा। तो गरीबी का जो आकलन होता है ना, तो जगह, क्षेत्र और जो है समय के अनुसार। जब आपका देश आजाद हुआ था 1962 में, अगर कोई व्यक्ति 20 रुपया प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कमाता था तो वो गरीब नहीं था। अब सोच लीजिए, आज 20 रुपया का कुछ भी नहीं आता है, एक बिस्किट भी नहीं होता है। और 1962 में देश की स्थिति ये थी कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति अगर किसी परिवार का इनकम 20 रुपया है, ठीक है, यानी एक साल का, जैसे जनरली परिवार में 5 सदस्य को मानते हैं लोग, ठीक है,
तो 5 सदस्य मिला करके अगर कोई व्यक्ति सालाना 100 रुपया कमा ले रहा है तो वो गरीब नहीं था। कब? 1962 में। तो पहला रिपोर्ट आकलन समिति पर। और वही अभी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से कम कमाता है तो वो गरीब है। यानी जनरली परिवार का लोग, अगर जनरली परिवार में 5 सदस्य को माना जाता है, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड है वो 5 सदस्य परिवार में माना जाता है। अगर कोई परिवार का इनकम 5000 से कम है अभी वर्तमान में तो वो गरीब है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत आता है शहरी क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र में 3000 समथिंग कुछ है, उससे कम आता है तो वो क्या कहलाता है? आपका गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाता है। तो यानी कहने का अर्थ है जो ये आकलन है गरीबी का, वो समय और क्षेत्र के अनुसार बदलता है, ठीक है। अभी अगर आप बिहार का देखिएगा और वहीं जाकर के आप महाराष्ट्र का देखिएगा तो दोनों में आपको अंतर आएगा, ठीक है। यहाँ 5000 कमाने वाले लोग सर्वाइव कर लेंगे और महाराष्ट्र में 5000 कमाने वाले लोग सर्वाइव मुंबई में नहीं करेंगे, तो दोनों के लिए अंतर हो जाएगा। तो गरीबी आकलन समय के अनुसार और जो है क्षेत्र के अनुसार बदलते रहता है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब जो बहुत सारी विधियां हैं, आकलन की विधि है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आकलन की विधि ऐसे हमने पीडीएफ नोट्स दिया था, उसमें आपको लिख करके भी दिया था, ठीक है। तो जो अभी हम बताएंगे उसी को मानिएगा। देखिए उसमें क्या है कि जो पहले हैंड रिटन है उसमें जो है स्टार्टिंग का ईयर दिया हुआ है कि कब से शुरुआत हुआ था कमेटी, मतलब कब बनी थी। और अभी जो हम बता रहे हैं कि कब रिपोर्ट पेश किया था, इसलिए जो है ये मत सोचिएगा गड़बड़ है, ठीक है। तो मेन रूप से जो कमेटी बनी है वो सबसे पहला जो कमेटी बना है, ठीक है, उसको बोलते हैं योजना आयोग कार्य समूह, ठीक है। अगर कॉपी होगा तो लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आपको जो पीडीएफ दिए उसमें बहुत बार लिखा हुआ है योजना आयोग कार्य समूह, ठीक है। आप जो देखे होंगे पीडीएफ में, मेरा सेकेंड पीडीएफ में ये लिखा होगा। और इसको जो है पेश किया गया था 1962 में, ठीक है। योजना आयोग कार्य समूह को पेश कब किया गया था? 1962 में। और ये उस समय जो भी इसका जो कार्य समूह था, जो भी यहाँ पे निर्धारित किया गया था गरीबी आकलन का, उसमें बताया गया था अगर कोई भी परिवार 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम कमाता है वो बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। यानी कोई भी परिवार का इनकम 100 रुपया सालाना से कम है वो गरीब है। योजना आयोग का कार्य समूह 1962। तो सबसे पहला कमेटी बना योजना आयोग का कार्य समूह कब बना? तो 1962 में, जो कि गरीबी आकलन की प्रथम समिति थी, ठीक है। दूसरा समिति बनता है, दूसरा समिति का नाम रहता है वी.एम. दांडेकर, ठीक है, दांडेकर तथा एन रथ। ये दो व्यक्ति हैं जिनको उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और दूसरी बार जो है 1971 में 1971 ईस्वी में जो है दूसरी कमेटी का गठन किया गया। तो ये पूछ सकता है वी.एम. दांडेकर एंड रथ समिति का गठन कब किया गया था, जो गरीबी की आकलन को बताया है 1971। या पूछ सकता है ये वी.एम. दांडेकर समिति क्या चीज से संबंधित है, तो गरीबी निर्धारण से। तो ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा दांडेकर एंड रथ जो कंपनी, ये जो समिति है कमेटी 1971 में बनाया गया और यह गरीबी आकलन का एक कमेटी है। तो इसमें जो दर्शाया गया वी.एम. दांडेकर ने जो है, जो सबसे पहली बार जो इसमें बताया था, तो यही बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब ये जो कमेटी रिपोर्ट किया था और उसमें बताया गया था अगर कोई भी व्यक्ति को 2250 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, जो भोजन में इससे कम ले रहा है, यानी 2250 कैलोरी ऊर्जा से कम जिसको मिल रहा है, तो ये ऊर्जा को ही प्रमुख माना गरीबी आकलन का। जो भोजन जब हम करते तो वो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो अगर आपका भोजन अच्छा होगा तो यानी आप जो है गरीब नहीं होंगे। अगर आप भोजन में रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, हर एक दूध, दही खा रहे हैं, वसा, प्रोटीन सब कुछ ले रहे हैं, आपको कैलोरी उतना मिल रहा है, तो आप गरीब नहीं होंगे। तो ये क्या किया कि ऊर्जा को, जो भी आप भोजन लेते हैं, खाद्य पदार्थ को ही गरीबी निर्धारण का मानक बनाया और 2250 कैलोरी ऊर्जा को निर्धारित किया कि अगर इससे अगर कोई व्यक्ति कम ले रहा है तो वो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इससे अगर ज्यादा ले रहा है तो वह ठीक है, मतलब गरीब नहीं है, ठीक है।
तो मेन रूप से यहीं पे जो है इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका आता है अलग समिति, ठीक है। अलग कमिटी बना और इसको बनाया गया था कब, तो इसको बनाया गया था 1979 ईस्वी, ठीक है, 1979 में। ये पूछ सकता है, ये पूछेगा अलग समिति क्या चीज से संबंधित है, गरीबी निर्धारण से, और कब बनाया गया था, 1979 ईस्वी। अब देखिए ये क्या करते हैं, इनका पूरा नाम जो था अलग था, वाई के अलग था। अगर पूछ सकता है वाई के अलग समिति भी लिख सकता है, ठीक है। इनका पूरा नाम वाई के अलग था, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्या किए कि जो पहले निर्धारण था, जैसे आपका जो फर्स्ट टाइम पे निर्धारित किया गया था, उसमें क्या किया कि महंगाई को भी इन्होंने जो है जोड़ा। क्योंकि समय के अनुसार क्या होता है कि सालाना महंगाई बढ़ता है। जैसे अभी कोरोना काल में आपका महंगाई 15% बढ़ चुकी है। तो अब क्या होगा कि जो भी गरीबी का आकलन का जो भी फिक्स अमाउंट होगा, उसमें 15% को स्वतः जो है जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्राइस लेवल को भी यहाँ पे वैल्यू दिया कि प्राइस लेवल क्या चीज चल रहा है, ठीक है। यानी अगर उसमें महंगाई बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसमें जो है जोड़ दिया जाए जो पहले से। तो ये जो रिपोर्ट दिए अलग समिति, इन्होंने बोला ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति 49 रुपया प्रति व्यक्ति मतलब कह सकते हैं प्रति माह की दर से कमा रहा है, ठीक है, 49 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति, ठीक है। अब कहिएगा कि 49 में कैसे पेट भात चलेगा, नहीं तो चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये कब का समय है, 1979 का ही है, ठीक है। और 49 रुपया प्रति व्यक्ति कह रहा है और प्रति माह, यानी एक परिवार में कम से कम 5-6 लोग तो होंगे, 5 लोग को मानक माना है, तो 49 बचे आप जोड़ लीजिए, ठीक है, लगभग 241 रुपया के आसपास आ जाएगा। नहीं तो 241 रुपया का उस समय बहुत वैल्यू होगा। अगर कोई परिवार 1979 में 241 रुपया का महीना कमा रहा होगा तो वो गरीब नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, बस ये चीज याद रखिएगा, अलग समिति जो रिपोर्ट दिया उसने जो है जो प्रति व्यक्ति आय बताया 49 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह जो परिवार कमा रहा है वो गरीबी रेखा के ऊपर है, ठीक है, और उससे कम वाले गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी में। तो यहाँ से ये पूछ सकता है अलग समिति क्या चीज से संबंधित है और इसने कितना निर्धारण किया था, ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ जो है मेन है, यहाँ पे महंगाई को इसने क्या किया था, जोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो है कमिटी में ही भी सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है रंगराजन कमेटी और जो है ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी था, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ये सब बस थोड़ा सा जान लीजिए। चौथा है आपका लक्करवाला, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लक्करवाल कमेटी जो है क्या चीज से संबंधित है। लक्करवाल समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है DVI। तो ये भी गरीबी आकलन से ही संबंधित है और इसको जो है रिपोर्ट दिया गया था 1993 में। ये 1993 में लक्करवाल समिति जो है रिपोर्ट दिया था, ठीक है। इसका पूरा नाम था DT लक्करवाल, ठीक है। पूरा नाम क्या था, अगर लिखना चाहते लिख भी सकते हैं, इसे नोट्स में होगा। इसका पूरा नाम है DT लक्करवाल, ठीक है। तो इन्होंने जो है इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और वो रिपोर्ट दिया। तो इसने क्या किया कि पहला तो कैलोरी को माना ही, भोजन भी चाहिए, और साथ साथ जो है अलग अलग राज्य का अपना अपना गरीबी रेखा होना चाहिए। पहले क्या था, पूरे भारत के लिए एक ही गरीबी लाइन को रेखा को बनाया गया, लेकिन इन्होंने देखा कि अलग अलग राज्यों में बहुत ज्यादा का अंतर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है अलग अलग निर्धारित किया। तो पहला तो कैलोरी माना, दूसरा इन्होंने राज्य का, ठीक है, राज्य का अपना गरीबी रेखा होना चाहिए, ये बताया कि अलग अलग राज्यों का अपना अपना गरीबी रेखा होना चाहिए। क्योंकि कोई राज्य में ज्यादा इनकम है पर कैपिटा इनकम और कोई राज्य में बहुत कम है, और वहां पे जो है महंगाई भी अलग अलग है। कहीं का रूम रेंट 1000 में आपको रूम मिल रहा है, तो वही मुंबई चले जाइए तो 5000 10,000 से कम में नहीं मिलेगा। तो फिर दोनों का जो है एक कैसे इंडेक्स रख सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि राज्यों का अपना अपना गरीबी रेखा निर्धारण होना चाहिए। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी इन्होंने जो है मान्यता दिया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर भी गरीबी निर्धारण होना चाहिए।
जैसे अगर आप देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक आपका जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, सीपीआई ए, और दूसरा है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्कर, ठीक है। तो ये निर्धारित किया, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि से जुड़े लोग हैं उनका जो है महंगाई और वहां पे जो खर्चा, और जो शहर में जो वर्कर है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं उनका, तो दोनों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की कि जो कंज्यूमर जो भी उपभोग कर रहा है, जिस हिसाब से जो वस्तु खरीद रहा है, जितना वो खर्चा कर रहा है, उसके हिसाब से वहां पे गरीबी निर्धारण होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज आप महत्वपूर्ण है यहाँ पे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे पहले जो है गरीबी निर्धारण में कौन लाए थे, तो लक्कड़वाल समिति। तो आपको जनरली यही पूछेगा कि कब लाया गया था, 1993 में, और इसने अलग अलग राज्यों के लिए गरीबी का अलग अलग जो है मानक बनाने के लिए कहा, ठीक है। तो इसका सीपीआई पर हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एल पर हो गया एग्रीकल्चर, कृषि लेबर के लिए अलग बनाया गया, जो शहरी क्षेत्र में जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल मजदूर, IW भी लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि शहर में रहते हैं उसके लिए अलग बनाया गया, क्योंकि दोनों का अलग अलग खर्चा है, ठीक है। तो ये अलग समिति में, सॉरी, लकड़वाल समिति में इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं मेन रूप से आपको जो है तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, और आपका जो सी रंगराजन कमेटी है उसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सब सिर्फ पूछेगा कि लकड़वाल समिति क्या चीज से संबंधित, आपको उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और बीपीएससी वाले अगर कोई जुड़े हैं तो उनको सभी समिति के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या मानक माना, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथा कमेटी जो है, चौथा कमेटी का नाम है आपका तेंदुलकर कमेटी। तो तेंदुलकर इस सचिन तेंदुलकर नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। कई लोग जो है इसको क्रिकेट से संबंधित बोल देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे, गरीबी से संबंधित है। और इसको जो है तेंदुलकर कमेटी जो रिपोर्ट दी थी वो 2009 ईस्वी में दी थी। इसको बनाया गया था 2005 में, याद रखिएगा। कमेटी का गठन किया गया था 2005 में और वो रिपोर्ट दिया था 2009 में, ठीक है। ये क्या किया कि एक PLB बनाया, PLB। अब PLB कहिएगा क्या होता है, तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन बास्केट्स इसको बोला जाता है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन बास्केट्स, PLBS बनाया, बास्केट्स। तो बास्केट्स के अंतर्गत ये बहुत चीज रखा, सिर्फ जो है ये भोजन वस्त्र आवास ही नहीं होना चाहिए, उसी के आधार पर जो है ये गरीबी का मापदंड नहीं तैयार किए, बल्कि और भी चीज इन्होंने जोड़ दिया उसमें। जैसे आपका इन्होंने स्वास्थ्य को जोड़ दिया, शिक्षा को जोड़ दिया, उसके बाद भोजन जो है कैलोरी में भी जो है बसा उसा को भी जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो है कपड़ा को जोड़ा इन्होंने कि कपड़ा पे कितना जो है खर्च कर रहा है, चूंकि वस्त्र भी मनुष्य का पहले क्या था, आपका सिर्फ भोजन वस्त्र आवास, ठीक है। स्वास्थ्य अब क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा कैलोरी कपड़ा, ठीक है। और साथ साथ जो है कितना महंगाई उस साल बढ़ा है उसको भी जोड़ दिया, सब मिला करके ये जो है एक निर्धारित किए। तो यहाँ पर जो है पूछ सकता है आपको कि तेंदुलकर समिति क्या चीज से संबंधित है, कब इसने रिपोर्ट किया, ठीक है, इसके अनुसार भारत में कितना गरीबी बताया गया, ठीक है। तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21.5% जो है गरीबी, ठीक है, ये जो बताया था कि 21.9% जो है देश में गरीबी। तो सरकार इसी को मानती है जो 2009 में आया। जो सी रंगराजन रिपोर्ट इसके बाद आया तो उसने गरीबी को जो है ज्यादा बढ़ा करके बताया, ठीक है। तो जो सी रंगराजन आया रिपोर्ट, तो उसने बताया कि भारत में लगभग जो है गरीबी जो है वो इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे ये 21 बताया है तो ये 37.2 बताया है, ठीक है। कौन, तो आपका सी रंगराजन कमेटी। इसलिए सरकार इसको मानने से ही इनकार कर दिया। सरकार बोला नहीं, ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित
नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो सी रंगराजन रिपोर्ट ही सही है, और यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा भारत में गरीबी होगा, 37.2% से भी ज्यादा गरीबी भारत में होगा। तो वो मापने पर डिपेंड करता है। तो मेन रूप से यहाँ पे आप दोनों में अंतर समझिए, तेंदुलकर समिति और जो है आपका सी रंगराजन समिति, दोनों का अंतर आपको बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अंजुम अख्तर पूछ सकते, पूछिए। नो सर। हैंड रेज नहीं किया आप, अभी आपका हैंड रेज बता रहा था पहले से ही। जहां भी दिक्कत होगा अभी फिर से हम रिपीट करेंगे आपको, ठीक है। आपके बीपीएससी में बस इसको 2-2 4-4 लाइन लिख देना है। मेन रूप से आपका जो मतलब देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, अगर मेंस में पूछता है तो आप 1-1 2-2 लाइन भी लिख दीजिएगा, सफिशियंट होता है, ठीक है। सिर्फ कब आया और उसने क्या रिपोर्ट किसको आधार बनाया, ठीक है। और अब दोनों में हम अंतर लिख के आपको समझाते हैं कि तेंदुलकर समिति और जो है बाद में आया सी रंगराजन समिति, ठीक है। और सरकार जो है सी रंगराजन वाला रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि भारत में गरीबी जो है ज्यादा बढ़ गया है, तो सरकार को अपना फेल्योरिटी दिखाई देने लगा, तो इसके रिपोर्ट को सरकार मानी ही नहीं। सी रंगराजन 2012 में गठित हुई थी कमिटी, और 2014 में ये रिपोर्ट दिया, ठीक है। कब दिया? तो 2014। और तेंदुलकर कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 2005 में, और इसने रिपोर्ट कब दिया? 2009 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कब गठित हुआ और कब रिपोर्ट दिया, और क्या चीज से संबंधित है। सी रंगराजन इसका पूरा नाम है, और इसका सुरेश तेंदुलकर नाम है। पूरा नाम देगा तो सुरेश, सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर, ठीक है। क्योंकि नाम जो है तेंदुलकर लिखा हुआ है, तो कई लोग इसको क्रिकेट से संबंधित भी मार के आ जाते हैं। तो सबसे पहला अंतर जो है यही, आपका कमिटी अलग अलग टाइम पे गठित हुआ। उसके बाद जो है इसने जो है कैलोरी जो है इसने भी रखा था, आपको तेंदुलकर ने भी भोजन के कैलोरी को मानक में रखा था। तो इसने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी भोजन ले रहे हैं, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन ले रहे हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं। अब कहिएगा कि ग्रामीण में 2400 क्यों, इसमें ज्यादा क्यों? उसके पीछे रीजन है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग, और इनको जो है मजदूरी करना होता है और श्रमिक कृषि करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, शरीर को ज्यादा जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वही शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादातर औद्योगिक इंडस्ट्री में रहते हैं, तो वहां पे जो है विद्युत रहता है, बिजली रहता है, पंखा रहता है, या जो भी हो बैठे बैठे काम करना होता है, तो उनको उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो किसान जो हैं खेती कर रहे हैं ग्रामीण लेवल पे, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि उनको ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। आप ऐसे भी देखिएगा, जो लोग जो है बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो उनका भोजन का डोज कुछ कम होगा, और जो लोग खेतों में काम करते हैं उनका थोड़ा ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मानक में आपको अंतर दिखाई दे रहा हो। तो कई लोग के दिमाग में आया होगा 2400 ग्रामीण में क्यों और शहरी में 2100 क्यों, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए जो है भोजन कम माना, ऊर्जा माना, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज्यादा माना, ठीक है। तेंदुलकर। अब रंगराजन जो माना है वो ज्यादा अंतर नहीं किया, क्योंकि ये बताया कि अब जो है शहरी लोग जो है, ठीक है, और ग्रामीण लोग भी जो है, ग्रामीण लोग भी जो हैं अब उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे। अब आप जाइए गांव में भी बहुत कम ही लोग आप देखिएगा खेती करेगा, ठीक है, या मजदूरी करेगा। मैक्सिमम लोग अब गांव में भी जो है खेती कर नहीं रहे हैं। इसलिए ये जो माने गांव में इन्होंने माना 2155 कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा, और शहर के लिए इन्होंने माना 2090। ज्यादा का अंतर इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये बोले, इनका मानना है कि अब जो है पहले ज्यादा लोग गांव स्तर में श्रमिक करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अब गांव के लोग भी जो हैं, ठीक है,
खेती बहुत कम करने लगे हैं, तो उनको भी अब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे अंतर में, तीसरा पॉइंट में आ जाइए। तीसरा अंतर में ये जो मानते हैं भोजन, मेन रूप से इन्होंने गरीबी निर्धारण में भोजन को मानक माना, स्वास्थ्य को मानक माना, शिक्षा को माना, कपड़ा को माना। ठीक है, यानी भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। लेकिन ये क्या करेंगे, थोड़ा इसमें और चीज जोड़ देंगे, ये बास्केट बना देते हैं और भी चीज इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, ये भोजन ये तो मानेंगे ही, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़ा, ये तो बेसिक नीड है ही। साथ साथ यातायात, आने जाने का खर्चा भी तो होता है कहीं, यातायात, टेलीफोन, अभी मोबाइल खर्चा कह लीजिए। ठीक है, संचार में जो खर्चा होता है उसको भी जोड़ दिया इन्होंने, जो रूम रेंट लगता है किराया, ठीक है, उसको भी इन्होंने जोड़ दिया। उसके बाद जो भोजन में सिर्फ जो है रोटी सब्जी खाने से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए इन्होंने दूध दही जो है न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन होता है उसको भी इन्होंने माना करता है। प्रोटीन में भी इन्होंने बताया कि प्रोटीन की भी मात्रा एक निश्चित होनी चाहिए। जैसे शरीर में जो व्यक्ति को प्रोटीन मिलना चाहिए, कम से कम प्रतिदिन जो है 28 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए इस ग्रामीण क्षेत्रों को। ठीक है, सॉरी शहरी वालों को, और 48 ग्राम गांव के लोगों को जो है प्रोटीन मिलना चाहिए, प्रोटीन। ठीक है, नहीं 28 ग्राम, सॉरी 28 ग्राम जो है गांव, हाँ ठीक है, ये उल्टा हो गया। इन्होंने जो है प्रोटीन को भी जोड़ दिया कि भोजन में प्रोटीन भी होना चाहिए, और गांव के लोग को जो है प्रोटीन होना चाहिए 28 ग्राम। ठीक है, क्योंकि उतना इनकम तो होता नहीं है, 48 ग्राम शहरी लोग को प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया गांव, ये हो गया शहर। ठीक है, और 26 ग्राम वसा होना चाहिए गांव के लोगों को, और 28 ग्राम वसा होना चाहिए शहर के लोगों को। ठीक है, ये इन्होंने इंक्लूड कर दिया भोजन में, एक्स्ट्रा इंक्लूड क्या कर दिया, प्रोटीन और वसा। जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी खाना में होना चाहिए, सिर्फ ऊर्जा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, बल्कि साथ साथ प्रोटीन और वसा भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ये जो रिपोर्ट आया वो कौन सा था, तो आपका सी रंगराजन। ठीक है, उसके बाद जनरली आप जो है रुपया देख लीजिए, रुपया कितना मानक माना है। तो आपका तेंदुलकर कमेटी जो है, ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है, कमा रहा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार के व्यक्ति 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी अगर आप जोड़िए तो 5 परिवार से गुना कर दीजिए तो 16 8 25 40 यानी 4080 रुपया जो परिवार गांव के क्षेत्र में कमा रहा है, तो वो गरीब उससे कम वाला गरीब होगा। इससे ये कमा रहा है तो वो गरीब नहीं होगा, इससे ऊपर गरीब। और शहरी क्षेत्र में जो है 1000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति के दर से माना, अगर जैसे 5 परिवार है तो 5000 रुपया अगर शहर में वो कमा रहा है, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है, उससे कम वाला क्या होगा, गरीब होगा। और ये जो मानता है अभी जो सी रंगराजन ने माना, इन्होंने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र में 972 कर दिया, यानी प्रति व्यक्ति, ठीक है, 972 प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह कमा रहा है। ठीक है, तब जाकर के वो जो है गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अगर उससे कम कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे रहेगा। ठीक है, तो दोनों के रिपोर्ट में, इसीलिए इसमें जब माना तो इसमें 32% भारत के लोग गरीब पाए गए, और यहाँ पे 21% लोग ही गरीब पाए गए। लेकिन महंगाई जिस दर से है, तो सी रंगराजन रिपोर्ट को ही सरकार को मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कम से कम आप देखेंगे कि मिनिमम 5000 रुपया शहरी में, तो ये तो अभी 1407 गुने कर लीजिए 5, ठीक है, लगभग जो भी आए, तो उतना रुपया से कम अगर शहरी क्षेत्र में कमा रहा है प्रति परिवार, तो वो गरीब होता है। ठीक है, उसके बाद जो है
उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, सी रंगराजन जो रिपोर्ट दिया है उसमें भारत में गरीबी का जो कुल संख्या माना है वो दोनों में अंतर माना है। ठीक है, जो तेंदुलकर रिपोर्ट बताया था कि 27 करोड़ लोग भारत के गरीब हैं। ठीक है, तेंदुलकर रिपोर्ट क्या बोला था कि 27 करोड़ भारत के लोग गरीब हैं, और ये बताया कि 37 करोड़ लोग जो है भारत में क्या है, गरीब है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, यानी ये टोटल होता है आपका 21% ही टोटल आबादी का, और ये लगभग हो जाता है आपका 37.5%। ठीक है, 37.5%, 37.2% के आसपास जो है ये हो जाता है। ठीक है, इसको 21.9 माना था, यानी इसको 22 हम मान सकते हैं। ठीक है, 22% और यहाँ पे 37.2% लोग गरीब। तो ये याद रखना है दोनों रिपोर्ट में क्या अंतर है। जो बाद में आया कौन सा रिपोर्ट, तो आपका रंगराजन रिपोर्ट, वो बताया 37.2% गरीबी भारत में, और जो उससे पहले आया आपका तेंदुलकर रिपोर्ट वो बोलता है 21.9% गरीबी है। तो सरकार को लगा कि गरीबी तो धीरे धीरे घटना चाहिए, और ये बढ़ कैसे रहा। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने जो है इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया, कहा ये रिपोर्ट गलत है और इसको प्रकाशित होने नहीं दिया। ठीक है, और सरकार अभी मानक जो मान रहा है तेंदुलकर रिपोर्ट को ही मान करके वो चल रहा है। ठीक है, कि भारत में गरीबी 21% ही है, 21.9% ही है। ठीक है, तो ये दोनों में मेन रूप से आपका अंतर है। तो यहाँ तक आपका सारे रिपोर्ट के आकलन की विधि और क्या माना है वो हमने चर्चा कर दिया। इससे ज्यादा अब आपको जो है यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, और जो आपका एक चीज और याद रखिएगा, रंगराजन जो रिपोर्ट बाद में दिया उसने जो है 31% गरीब बताया है कि ग्राम जो गांव में रहते हैं उसके 31% लोग गरीब हैं, और जो शहर में रहते हैं उसमें 26.4% लोग गरीब हैं। ठीक है, ये रंगराजन रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर के आपको बस अब ये समझना है कि कौन सा रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ और उसमें कितने प्रतिशत लोग को गरीब माना गया है। तो तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार भारत के 22% लोग गरीब हैं, जबकि रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार भारत के 37.2% लोग क्या हैं, गरीब। लेकिन सरकार इसको मानने से इनकार कर दिया और इसके रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। ठीक है, उसको जारी नहीं किया गया। ठीक है, तो तेंदुलकर रिपोर्ट और जो है आपका सी रंगराजन रिपोर्ट, ये दोनों में अंतर बीपीएससी मेंस में हो सकता है पूछ दे। ठीक है, क्योंकि कंट्रोवर्सी रहा है ये टॉपिक, क्योंकि गरीबी घटना चाहिए, और जो है तेंदुलकर जो है कमेटी से जब रंगराजन कमेटी की ओर बढ़ता है, क्योंकि आपका ये 2009 में ही आया, ये 2014 में, तो 5 साल में और गरीबी घटना चाहिए, धीरे धीरे गरीबी आपके देश से हटना चाहिए, लेकिन और बढ़ ही गया, जो कि सरकार के नाकामी को दर्शाया है। ठीक है, तो इसलिए यह रिपोर्ट नहीं जारी किया गया। अब यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत कुछ है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। ये आपके अलग अलग कमिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत भी है यहाँ तक? नो सर। देखिए वो जो लिखा हुआ है ना, अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी तो हम बस समझा दिए कि किस प्रकार से ये माना है, क्या क्या चीज को रखा है। ठीक है, गरीबी रेखा के निर्धारण में। ठीक है, बहुत लोग को समझ नहीं भी लगा होगा, लेकिन अगर आप फिर से अच्छे से पढ़िएगा तो समझ जाइए। ठीक है, अब विश्व बैंक किस आधार पे गरीबी निर्धारण करता है वो बता देते। ये तो रहा भारत का जो अलग अलग कमिटी बना है और अलग अलग रिपोर्ट दिया उसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर विश्व स्तर की बात करें कि विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक गरीबी निर्धारण का क्या मानक मानता है, तो विश्व बैंक जो है आय के आधार पर गरीबी मानता है। ठीक है, आय के आधार पर। भारत में क्या है कि भोजन के आधार पे, कैलोरी ऊर्जा के आधार पे, और भी चीज उसमें ऐड कर दिया, उपभोग व्यय के आधार पर, खर्चा किस क्षेत्र में कितना होता है। अब देखिएगा भारत में क्या है कि शिक्षा को मानक माना है, तो भाई शिक्षा तो सरकार ही दे रही है, तो ये भारत में तो फ्री है शिक्षा, एडुकेशन,
तो फिर आप इसको मानक क्यों मान रहे हैं? ये तो सबको बराबर शिक्षा मिल रहा है, सरकार दे ही रही है, तो उसके परिवार का क्या योगदान? अगर मेडिकल अगर आप दीजिए तो सरकारी अस्पताल के द्वारा भी तो दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप आवास की बात कीजिएगा तो आवास भी तो सरकार दे ही रही है, तो आप उसको गरीब कैसे मानिएगा? सरकार उसको आवास दे दिया, तो ये सब के साथ साथ आप कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन जो विश्व बैंक है इसको आय का आधार ही माना है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा तो गरीब लोग को भी मिल रहा है, सरकारी विद्यालय फ्री है, तो सब जाकर के पढ़ ही रहे हैं, तो इस पे कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब मतलब शिक्षा नहीं ले रहा है, कौन ले रहा है? हाँ, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उस पे इस पे जो है रिपोर्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा में लोग कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में लोग जो है ये स्वास्थ्य पे कितना खर्च कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में फ्री में जाकर के अगर मेडिसिन या मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध हो जा रहा है तो उससे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति अमीर है। यहाँ प्राइवेट में जाकर के, निजी क्षेत्र में जाकर के कितना लोग खर्च कर रहे हैं वो है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और विश्व बैंक जो है आय के आधार पर जो है आपका आय का गणना करती है। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि विश्व बैंक जो है आय का गणना का आधार क्या मानता है, ठीक है, तो आप बोलिएगा आय का आधार मानता है, ठीक है। गरीबी निर्धारण किस आधार पर करता है? तो आय के आधार पर। भारत में क्या है? उपभोग व्यय के आधार पर। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में गरीबी का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो सीधे एक लाइन में आंसर देना उपभोग व्यय के आधार पे। और बोलेगा विश्व बैंक किस आधार पर गरीबी रेखा निर्धारण करती है? तो आय के आधार पर, ठीक है। तो विश्व बैंक के अनुसार 1.99 डॉलर, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से जो परिवार कम कमा रहा है, यानी लगभग $2 हो गया, तो यानी अगर 5 सदस्य है तो $10, यानी $10 मतलब हो गया लगभग 700 रुपया। 700 रुपया से जो व्यक्ति डेली कम कमा रहा है वो सब गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है। अगर भारत में देखिएगा तो इस आधार पर अगर काउंट किया जाए तो भारत का लगभग जो है 51-52% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी विश्व बैंक के अनुसार, और वास्तव में यही सही है, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक आपको 700 का डेली अभी के दिन में जो भी अभी समय चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप नहीं कमाते हैं तो आपका परिवार जो है सही ढंग से जो है आपके बेसिक नीड को पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो विश्व बैंक एक मानक स्टैंडर्ड माना है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन विश्व बैंक कितना मान रखा है गरीबी रेखा के लिए? 1.99 डॉलर मान सकते हैं कि $2 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी एक परिवार में कम से कम $10 का इनकम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 70 रुपये के हिसाब से भी जोड़िएगा तो 700 रुपया के आसपास लगभग प्रतिदिन प्रति परिवार की इनकम होनी चाहिए, तब वो गरीब नहीं है। अगर उससे कम है तो वो सारे गरीब हैं, ठीक है। वो उनका लाइफ ऑफ लिविंग स्टाइल जो है वो नीचे रहेगा, गरीबी में रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी पूछ सकता है कि विश्व बैंक क्या चीज को आधार मानती है, ठीक है। और अभी के हिसाब से भारत में जो सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है, NSSO जो रिपोर्ट देती है, नेशनल सर्वे, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार भारत में गरीबी 29.5%। इसके हिसाब से तो NSSO ये एक सरकारी संगठन था जो कि सरकार नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे पूछ सकता है फुल पर सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो काम है वो रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन अब सरकार जो है इसको बंद कर दिया है, इससे कोई रिपोर्ट जारी करने देता ही नहीं, ठीक है। इसको अभी बंद किए हुए, NSSO को रिपोर्ट जारी करने के लिए अभी सरकार ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में गरीबी भी बहुत ज्यादा है, और अगर बेरोजगारी देखिए तो 47.5% आपको कोरोना से पहले ही आ गया था भारत में बेरोजगार, ठीक है। तो अगर ये सब रिपोर्ट अगर पेश करेगा तो सरकार की नाकामी जारी होगी, ठीक है, कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए सरकार जो NSSO रिपोर्ट को ही जो है खत्म कर दिया, मतलब ये संगठन को ही काम करने नहीं दे रहा है। NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको रिपोर्ट जो है जारी करने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर ये जारी होगा तो बहुत ज्यादा आंकड़ा जो है प्रदर्शित होगा, इसलिए जो है सरकार अपने नाकामी को छिपाने के लिए ये सब रिपोर्ट जारी करने नहीं दे रही, ठीक है।
तो ये आपका मेन रूप से आपका गरीबी और गरीबी के आकलन की विधि और कमिटी हुआ। ठीक है, अब जो आपको हम पेज दिए थे उसमें थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है उसमें। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज जो अभी हमने समझा दिया था उसी को भाषा दिया गया। तो कई बार पूछेगा कि विकसित देशों में किस विधि जो है मतलब गरीबी जो है आकलन कैसे होता है, तो सापेक्ष गरीबी। तो विकसित देशों में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है, तो सापेक्ष गरीबी। ठीक है, और भारत में किस प्रकार गरीबी है, तो निरपेक्ष गरीबी। बस ये याद रखिएगा। और सापेक्ष गरीबी को दो विधि से निकाला जाता है, एक आपका है लॉरेंज वक्र और दूसरा है गिन्नी गुणांक। कई बार पूछ सकता है कि लॉरेंज वक्र क्या चीज से संबंधित है, तो सापेक्ष गरीबी याद रखिएगा। या गिन्नी गुणांक विधि क्या चीज से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा कि सापेक्ष गरीबी से संबंधित है। और ये सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में निकाला जाए। अब देखिए नीचे हम बताते हैं, ये सब चीज तो आपको बता ही दिए हम, सारा रिपोर्ट है वही लिखा हुआ है आपको। ठीक है, जो चीज हम आपको समझा दिए। और सी रंग जो आपका सी रंगराजन रिपोर्ट का अंतिम परिणाम क्या था वो आपको बता रहे हैं। इस समिति ने आकलन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की गरीबी बढ़ रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रंगराजन कमेटी बताया कि शहरी क्षेत्र में गरीबी और बढ़ रही है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में। ठीक है, और इसने प्रति परिवार उपभोग व्यय का आधार बनाया। यदि प्रति वही चीज लिखा हुआ है जो अभी हमने बता दिया था। तो ग्रामीण क्षेत्र की कुल गरीबी कितना है, भारत में 31%। ठीक है, और शहरी क्षेत्र की कुल गरीबी जो है भारत में कितना है, 26.4%। ये सी रंगराजन रिपोर्ट का है। भारत में कुल गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 29.5% है। कोई शहरी व्यक्ति यदि एक महीने में, चलिए ये सब आपको हम बता ही दिए हैं सी रंगराजन रिपोर्ट के हिसाब से, ये सब हो गया। अब थोड़ा सा नीचे देखिए क्या लिखा हुआ। अच्छा, ये थोड़ा लॉरेंज वक्र आपको समझा देते हैं, इसका चर्चा ऊपर हो गया, गिन्नी गुणांक और लॉरेंज वक्र। ठीक है, तो सापेक्ष गरीबी, तो ये क्या है 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा दिया गया था ये विधि। ठीक है, आय की विषमता को दर्शाता है। और जो भी विकसित देश हैं लॉरेंज वक्र विधि से ही इसका निर्धारण करते हैं कि कितने व्यक्ति गरीब हैं। जैसे यहाँ पर एक सेकंड, ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है कि लॉरेंज वक्र विधि क्या होता है, या पूछ सकता है कि सापेक्ष गरीबी किस विधि से निकाली जाती है, तो लॉरेंज वक्र विधि। तो इसमें क्या होगा कि एक मानक रेखा माना जाएगा और आय की असमानता को दर्शाएगा। जैसे ए व्यक्ति है और कोई बी है, तो टोटल जो है इस आधार पे जो है आय और जो है उसके द्वारा उपभोग जनसंख्या कितना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए नीचे जनसंख्या दिया है ग्राफ में और ऊपर आय है, तो यहाँ पे एक ही आय मान के चलिए ग्राफ ये बना। मान लीजिए अगर 500 व्यक्ति है जनसंख्या में, या 30 व्यक्ति है, 30 व्यक्ति के सामने ए है, तो 30 व्यक्ति का आय अगर मान लीजिए 15 रुपया है, और जो है अगर मान लीजिए 35 व्यक्ति का आय जो है अगर लगभग 9 रुपया के आसपास, सामने में देख लीजिए पॉइंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है निरपेक्ष समता रेखा बनाया जाता है और उसके हिसाब से जो है सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किया जाता है। तो बस सिंपल आपको ये याद रखना है
कि सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, लॉरेंज वक्र विधि या लॉरेंज वक्र विधि क्या चीज से संबंधित है, बस यही पूछेगा आपको। और गिन्नी गुणांक, जब यही लॉरेंज वक्र विधि को क्या होगा कि मैथमेटिकल प्रदर्शित किया जाएगा मैथ में, ठीक है, तब उसको क्या कहा जाता है, गिन्नी गुणांक। इसका प्रतिपादन 1912 में कोरेनो गिन्नी द्वारा किया गया। यह आय की विषमता का मापन करता है, लॉरेंज वक्र का ही गणितीय रूप है। तो यदि गिन्नी गुणांक 0 होता है तो आय की पूर्ण समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा हुआ जनरल का में कई बार। तो जब 0 गुणांक का वैल्यू आ जाएगा तो वहां पे आय में क्या होगा, पूर्ण समानता होगा, ठीक है, पूर्ण मतलब सभी लोग का आय एक समान होगा। मैक्सिमम गिन्नी गुणांक का वैल्यू 1 होगा तो आय में पूर्ण असमानता होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो लॉरेंज वक्र का ही गणितीय रूप गिन्नी गुणांक है। जब गिन्नी गुणांक का वैल्यू 0 होगा तो सभी व्यक्तियों में आय में पूर्ण समानता होगी, और जब वैल्यू 1 होगा तो आय की पूर्ण असमानता होगा, मतलब सभी व्यक्ति बहुत ज्यादा आय में असमानता। अब देखिए अन्य जानकारी के तहत तो जानकारी और गरीबी से रिलेटेड दे दीजिए, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़िएगा, ये पूरा चीज जो है जो हमने पीडीएफ दिया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब तो आपको हम समझा दिए तो समझ में आ जाएगा। गरीबी के सरकारी आंकड़े उपभोग पर होने वाले व्यय के आधार पर विश्व बैंक जो है, चलिए ये तो बता ही दिया आपको। अब यूएनडीपी के बारे में, एक ये भी संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये भी जो है गरीबी का निर्धारण करता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से, ठीक है। तो उसके माध्यम से ये क्या करता है कि रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश विकसित है, विकासशील है, गरीब है, तो उसके बारे में। अगर आप भारत देखिए तो 107 देशों में भारत का स्थान अभी जो है वर्तमान में 62वां 63वां है, ठीक है। मतलब विश्व बैंक के अनुसार गरीबी में अगर 107 देश की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है, लगभग 62वां, ठीक है। ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का शायद स्थान 100 कुछ है, याद नहीं हमको, 102, भूखमरी सूचकांक में तो 103 नंबर पे हैं लोग, तो ये बढ़ते घटते रहता है, तो देख लीजिएगा, करेंट का टॉपिक है, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत का रैंकिंग क्या है, 132 या कुछ है इसी तरीका से, अब याद नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो HDI देता है वो शिक्षा के आधार पर देता है। तो शिक्षा में 2 मानक है, जैसे अगर किसी परिवार में किसी भी व्यक्ति ने 5 साल का स्कूली शिक्षा नहीं लिया है तो वो व्यक्ति शिक्षा के रूप में क्या है, गरीब है। अगर उस परिवार के बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो भी शिक्षा के दृष्टि से क्या है, गरीब है। उसके बाद है अगर शिशु मृत्यु हो गई, अगर कोई व्यक्ति जो जन्म लिया हो बच्चा और मर गया हो तो वो भी व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में गरीब है। अगर कुपोषित बच्चा हो गया या स्वास्थ्य मामले से वंचित है तो वो भी गरीब है। जीवन स्तर, अगर घर में बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने योग्य जल में पानी, घर में पानी नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, बिजली नहीं है, घर में टेलीविजन, बेसिक रेडियो ये सब नहीं है, तो वो भी क्या है, आपका गरीब ही है। तो यूएनडीपी ये सब को मानक माना है कि रेडियो, टीवी ये सब नहीं है, रेफ्रिजरेटर, तो वो भी व्यक्ति गरीब है। और जो व्यक्ति खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी क्या है, गरीब है, ठीक है। यूएनडीपी के अनुसार भारत की गरीबी लगभग 55.3% है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि यूएनडीपी के अनुसार भारत की गरीबी प्रतिशतता कितनी है, 55.3%, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका गरीबी की आकलन की विधि, टाइप्स ऑफ गरीबी, पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है वो, ठीक है, और विभिन्न कमेटी का रिपोर्ट, सी रंगराजन रिपोर्ट खास करके, और तेंदुलकर रिपोर्ट, इसको अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा जब भी आप एग्जाम में बैठिए, खास करके बीपीएससी वाले अगर बैठेंगे एग्जाम में तो गरीबी में ये सब चीज आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब जो करेंट से रिलेटेड गरीबी का जो मुद्दा है वो भी हम आपको अभी भेजे हैं पीडीएफ, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, वही सब चीज को जो है यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर राइटिंग, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे वही सब चीज को भाषा दिया गया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ये सब पढ़ लीजिएगा। गरीबी, अब देखिए गरीबी का प्रमुख कारण क्या है। तो गरीबी का प्रमुख कारण क्या है कि आपके पास पूंजी का अभाव है, ठीक है। खास करके बिहार में देखिए लोग अगर बिजनेस भी करना है तो पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो नहीं है।
क्योंकि बिहार जो है शुरुआत से ही जो है शोषित रहा है। पहले अंग्रेज लोग शोषित किए, फिर जमींदार किए, और जो सरकार आई उतना काम नहीं की ढंग से। आधारभूत संरचना का अभाव है, सड़क नहीं है, बिजली, अब तो बिजली सुधार हो गया, लेकिन पहले बिजली भी नहीं थी। तो आधारभूत संरचना का अभाव था, मांग का अभाव था, यानी जो है बिक्री जो है, जब रुपया नहीं रहेगा लोग के पास तो डिमांड नहीं होगा वस्तु का। जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका पूरा बिहार, उत्तरी बिहार, समय समय पे जो है बाढ़ आती रहती है। आपका कृषि मानसून पे डिपेंड करता है, सिंचाई व्यवस्था नहीं है, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव है, बहुत सारे जो भी योजनाएं हैं वो सही से क्रियान्वयन नहीं होते हैं। तो वर्तमान में चुनौतियां, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्या क्या चुनौती है आपके देश के पास गरीबी को लेकर के, ठीक है, और क्या कारण है, सरकार अभी तक क्या क्या प्रयास की है। तो उसमें देखिए, जिससे सरकार जो है प्रयास कर रही है, मनरेगा कार्यक्रम लगाती है, गांव में जो भी बेरोजगार है उसको रोजगार देती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप लोग को कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में जाके कंप्यूटर वगैरह सिखाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है, ठीक है, उसके बाद आपका जो है प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत जो है किसानों को 2000 रुपया लगभग 6,000 का सालाना दिया जा रहा है, ठीक है। जनधन योजना, बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई, बैंक में सबका अकाउंट खोला गया। आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना लाया गया है, जो पहले इंदिरा गांधी आवास योजना था, यानी सरकार जो है जो गरीब लोग के आवास की व्यवस्था कर रही है। राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था की है इस प्रकार से। और पीडीएस सिस्टम जो है आपका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसमें समय समय पे अनाज दे रही है। कोरोना समय में भी जो है आपको जो है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज दिया गया, या सबको जो है किस्त के बाद जो है 500 या 1000 रुपया दिया गया था कोरोना में। तो ये सब आपको पता ही है, तो ये सब भी आप लिखिएगा कि क्या क्या सरकार जो है गरीबी दूर करने के लिए किया है, ठीक है। परिवर्तन और लाभ, तो इस प्रकार से आपका गरीबी यहीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखने बोलेगा। देखिए क्वेश्चन किस तरीका से पूछ सकता है, देखिए नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ बीपीएससी में किस प्रकार। आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव के तहत जितना हमने बता दिया, जो आपका जनरल कॉम्पिटिटिव उससे ज्यादा नहीं पूछेगा गरीबी से। लेकिन बीपीएससी में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है, हाल के वर्षों में सरकार द्वारा जारी अनुमानित आंकड़े देश में गरीबी के स्तर में गिरावट के संकेत देते हैं। भारत में गरीबी को मापने के मानकों की समीक्षा करते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन तथा इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आप लोग लिख लीजिएगा, और खुद से जितना चीज बताए हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, और खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। जब लिखने का प्रयास कीजिएगा तो स्वतः आपको जो है अच्छे से गरीबी समझ में आ जाएगा। तो गरीबी अभी पूरा कंप्लीट ऐसे नहीं हुआ है। बिहार में गरीबी के कारण और उसके सुधार के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि क्लास जो है आपका अब लगभग 1 घंटा, बहुत 1 घंटा से ज्यादा ही होने वाला है, ठीक, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास हो गया है, इसलिए इससे ज्यादा बड़ा क्लास हम नहीं लेंगे। और इतना अगर आप समझ गए हैं तो बहुत फायदा करेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। अगर अब किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है गरीबी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्या सब लोग अनम्यूट हो जाइए, अब वार्तालाप कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। पढ़ने का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम बताएंगे, कोई तरह का दिक्कत समस्या है वो भी दूर होगा, सिर्फ हमारे पढ़ाने से तो होगा नहीं। क्या अंजुम अख्तर समझ लग गया पूरा टॉपिक? अंजुम अख्तर, अंजलि कुमारी समझ लगा? हाँ सर। गरीबी से क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। हाँ सर बता भारत में किस प्रकार की गरीबी है? निरपेक्ष निरपेक्ष? सर, निरपेक्ष।
चलिए इसी तरीका से क्वेश्चन पूछेगा लक्कड़वाला समिति क्या चीज से संबंधित है, क्या बोलिएगा? गरीबी कब लाया गया था? 2009 में तो आया था। कौन सा रिपोर्ट? वो था तेंदुलकर रिपोर्ट। तेंदुलकर वाला। यस सर। राजन रिपोर्ट कब दिया है? 14 में दिया है, 12 में कमेटी बनी थी। ठीक है, कितना कैलोरी भोजन होना चाहिए कम से कम शहरी क्षेत्र में? कितना? ये सब अच्छे से देख ले। 2400 का शुरू में जो आया था कमेटी, वो बोला था आपका अलग समिति। हाँ, गाँव में 2400 और शहर में 2100। ठीक है, तो यही सब चीज बार बार पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्लास इतना पे रहने दें। यस ओके सर। हाँ, इसको लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग। बहुत अच्छे से हमने आपको बता दिया है। अगर इस बार नहीं गरीबी समझते हैं तो फिर कभी गरीबी समझ में नहीं आएगा आपको। बहुत अच्छे से हमने लॉरेंज वक्र क्या चीज से संबंधित है बताइए तो? हाँ, विकसित देश में जो है उसी विधि से गरीबी आंकलन किया जाता है। चलिए आज का क्लास एंड करते हैं। ओके सर।